दुश्मन से ज़्यादा लोग गद्दार से नफरत करते हैं, तो इनकी नज़र में शायद मैं गद्दार हूँ। एक दिन में कम से कम 100, 200, 500 बार मुझसे कहा जाता है गो टू पाकिस्तान। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है। के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। एक मज़हब की तरफ जाना, एक दीन अपनाना एक बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल प्रोसेस है। उसको इस तरह से टेररिज्म या तो लव जिहाद के नाम से, या जिस तरह मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया है उस तरह से एक मलाइन किया जा रहा है और टेररिज्म की तरह से पेश किया जा रहा है। मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को चैलेंज बहुत ही भयंकर तरीके से, ख़तरनाक तरीके से आपको ट्रोल किया गया, गाली गलौज भी की गई। आदित्य मेनन के नाम से पिछले 19 साल से एक मुसलमान होते हुए एक हिंदू साउंडिंग नेम के साथ आप जी रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो धोखा है। नाम बदलने के पीछे एक ही सबसे होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, और फ़ायदे ना भी हों तो नुकसान बहुत कम है, जिसमें आप मुसलमान होने के बहुत नुकसान आपको हो सकते थे। आपके नौकरी पे फ़र्क पड़ सकता था, आपके काम पत्रकारिता पे असर पड़ सकता था, आपको रिएक्शंस हिंदूज़ की तरफ से कैसा मिला, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसा मिला, आम मुसलमानों की तरफ से कैसा मिला, और जो कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, क्योंकि एक तबका मुसलमानों में भी ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि आपको कबूल कर रहा है। ऐसे लोग हैं क्या? बेसिक प्रेमाइस है कि इस्लाम यहाँ पर सिर्फ तलवार की धार पर फैला है हिंदुस्तान में, या फिर अभी लव जिहाद और कुछ लोगों ने शक किया आपके ऊपर कि आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं या आप कभी नहीं बन सकते। दोस्तों, आज मैं एक आदित्य मेनन नाम का एक पत्रकार, जी न्यूज़ रिपोर्टर, इस्लाम कबूल किया है। तो चलिए गाइस उसका रिएक्शन देखते हैं। ब्रॉडकास्ट में बेचारा अपना दुख बयां कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिए। ये मेरा पहला इस्लामिक रिएक्शन वीडियो है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है दुश्मन से ज़्यादा लोग गद्दार से नफरत करते हैं, तो इनकी नज़र में शायद मैं गद्दार हूँ। एक एंकर है हमारे ही क्यूबिकल के आसपास आके ज़ोर से चीखा करती थी कि अगर लोग प्राउड मुस्लिम हो सकते तो हम प्राउड हिंदू क्यों नहीं हो सकते। एक दिन में कम से कम 100, 200, 500 बार मुझसे कहा जाता है गो टू पाकिस्तान। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। एक मज़हब की तरफ जाना, एक दीन अपनाना एक बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल प्रोसेस है। उसको इस तरह से टेररिज्म या तो लव जिहाद के नाम से, या जिस तरह मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया है उस तरह से एक मलाइन किया जा रहा है और टेररिज्म की तरह से पेश किया जा रहा है। मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को चैलेंज किया जाए। जो मैंने देखा ट्विटर पे वो ये था कि आपको बहुत ही भयंकर तरीके से, ख़तरनाक तरीके से आपको ट्रोल किया गया, गाली गलौज भी की गई। आदित्य मेनन के नाम से पिछले 19 साल से एक मुसलमान होते हुए एक हिंदू साउंडिंग नेम के साथ आप जी रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो धोखा है। नाम बदलने के पीछे एक ही सबसे मेन रीज़न है कि नाम मेरे वालिदैन ने मुझे दिया है। नॉन मुस्लिम नाम होना और एक हिंदू डोमिनेंट कास्ट नाम होने के साथ प्रिविलेजेस आते हैं। आपको आपकी आइडेंटिटी के नज़रिए से नहीं देखा जाता, आपको आपके काम या आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से जज किया जाता है। हिंदू होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, और फ़ायदे ना भी हों तो नुकसान बहुत कम है, जिसमें आप मुसलमान होने के बहुत नुकसान आपको हो सकते थे। आपके नौकरी पे फ़र्क पड़ सकता था, आपके काम पत्रकारिता पे असर पड़ सकता था, आपको रिएक्शंस हिंदूज़ की तरफ से कैसा मिला, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसा मिला, आम मुसलमानों की तरफ से कैसा मिला, और जो कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, क्योंकि एक तबका मुसलमानों में भी ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि आपको कबूल कर रहा है। ऐसे लोग हैं क्या? बेसिक प्रेमाइस है कि इस्लाम यहाँ पर सिर्फ तलवार की धार पर फैला है हिंदुस्तान में, या फिर अभी लव जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्जन के ज़रिए फैल रहा है। ये इनकी जहनीत है। क्या ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने शक किया आपके ऊपर कि आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं या आप कभी नहीं बन सकते अच्छे मुस्लिम, या ऐसे कोई शक की कोई तस्वीर उभर कर सामने आई? बड़ी से बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की है,
बस्तियों में जाकर नमाज अदा की, कहीं पे किसी ने कुछ नहीं कहा है आज तक। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज इस खास कार्यक्रम में, इस खास बातचीत में आपकी मुलाकात में एक ऐसे शख्स से कराऊंगी जिनके काम से आप में से बहुत सारे दर्शक आप उनके काम को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा पहलू सामने आया जिससे मेरे जैसे लोग भी बहुत हैरान हो गए। चौंके नहीं, लेकिन हैरान जरूर हुए कि आखिर एक शख्स अपने पूरे होशो हवास में और एक ऐसे वक्त में जब धर्म की राजनीति पूरे तरीके से अपने उफान पर है, और खासकर ये बताया जा रहा है कि भारत में एक तरह की कोई सांस्कृतिक एक कोई क्रांति हो रही है, कल्चरल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें हिंदू फर्स्ट और हिंदू ओनली नीतियां बन रही हैं, राजनीति हो रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री अपने आप को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन के नेता नहीं बल्कि एक तरह के हिंदू राजा के तौर पर अपनी पहचान आगे रखना चाहते हैं। ऐसे वक्त में एक हिंदू या एक हिंदी नाम वाला पत्रकार सामने आया और उसने कहा कि उसने इस्लाम धर्म बहुत पहले अपनाया था और वो मक्का मदीना पहुंचे, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। आदित्य मेनन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्विंट के पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। सबसे पहले तो मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बात के लिए आपने अग्री किया, आप सहमत हुए कि आप इस पॉडकास्ट में मेरे साथ आएंगे, बातचीत करेंगे। जब आप ट्वीट कर रहे थे, जब वो लिख रहे थे, वो कौन सा वो पल था जब आपने ये सोचा कि आपकी ज़िंदगी के इस पहलू को आप बाहर लाना चाहते हैं, और दूसरे क्या आपने सोचा था कि उसके साथ साथ एक ऐसा तूफान आएगा जिसको संभालने में कई रोज़ लग जाएंगे? ये फैसला मैंने दरअसल वहीं मदीने में बैठकर ही लिया था। मुझे लगा कि जो इतना एक मज़हब की तरफ जाना, एक दीन अपनाना एक बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल प्रोसेस है, उसको इस तरह से टेररिज्म या तो लव जिहाद के नाम से, या जिस तरह मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया है उस तरह से एक मलाइन किया जा रहा है और टेररिज्म की तरह से पेश किया जा रहा है। मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को चैलेंज किया जाए। ये कईयों के लिए एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। मैं चाह रहा था लोग भी ये जानें कि ये इस तरह से भी एक मज़हब की तरफ जाया जा सकता है पूरी कन्विक्शन के साथ, और उस मज़हब के लोगों ने जिस तरह से मुझे कबूल किया और मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला, मैं दिखाना चाह रहा था लोगों को, ये अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा था। तो मकसद मेरा सिर्फ यही था, ये सब ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर शेयर करने का। मुझे आपके आज को समझने के लिए लगातार आपके कल को समझते रहना पड़ेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन कट टू 2025, जब आपने ये ट्वीट किया तो ट्वीट के बाद आपको किस तरह के रिएक्शंस मिले? जो मैंने देखा ट्विटर पे वो ये था कि आपको बहुत ही भयंकर तरीके से, ख़तरनाक तरीके से आपको ट्रोल किया गया, गाली गलौज भी की गई। और एक जो सवाल था जो मेरे मन में भी था वो ये था कि आदित्य मेनन के नाम से पिछले 19 साल से एक मुसलमान होते हुए एक हिंदू साउंडिंग नेम के साथ आप जी रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो धोखा है। तो यही मेरा सवाल भी है कि नाम आपने क्यों नहीं बदला? ना बदलने के पीछे एक ही सबसे मेन रीज़न है कि नाम मेरे वालिदैन ने मुझे दिया है, और कई साल का ये प्रोसेस रहा है, और मुझे लगता है उन्हें इस प्रोसेस में काफ़ी तकलीफ़ हुई है, और बिल्कुल मैं उस तकलीफ़ को गलत नहीं समझूंगा। किसी भी माँ बाप को तकलीफ़ होगी अगर उनकी औलाद ऐसा कदम उठाए जो उन्हें उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त से अलग ले जाए, तो वो एक ब्रिज टूट जाएगा। मुझे हमेशा से लगता रहा कि अगर मैं नाम बदलने का फ़ैसला ले लूँ, तो मेन रीज़न यही थी। ऐसा नहीं है कि मेरा इरादा लोगों को गुमराह करने का है, या कोई जो प्रिविलेज आते हैं, और प्रिविलेज है, मैं इस बात को पूरी तरह एडमिट करता हूँ कि एक नॉन मुस्लिम नाम होना और एक हिंदू डोमिनेंट कास्ट नाम होने के साथ प्रिविलेजेस आते हैं। आपको आपकी आइडेंटिटी के नज़रिए से नहीं देखा जाता, आपको आपके काम या आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से जज किया जाता है। अगर मेरा नाम कोई मुस्लिम नाम होता तो सबसे पहले लोग यही कहते कि तो मुस्लिम जर्नलिस्ट है।
फिर वो कन्वर्स साबित करने के लिए मुझे और कदम उठाने पड़ते हैं कि लोग मुझे उस नज़र से ना देखें। तो वो सारी जो स्ट्रगल एक मुस्लिम जर्नलिस्ट या कोई भी मुस्लिम प्रोफेशनल की होती है वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरा एक हिंदू नाम और है। आपकी हर स्टोरी को पढ़ा जाता है इसी नज़रिए से कि ये मुस्लिम पत्रकार ने लिखी है। बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। आपका खुद का भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा होगा कम से कम पिछले 10 साल में। तो जाहिर है मैं पूरी तरह से इस प्रिविलेज को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन वजह सिर्फ यही थी कि वालिदैन को तकलीफ नहीं पहुंचनी कोई चाहिए। खौफ तो नहीं था बिल्कुल नहीं, कोई खौफ कि अगर इफ़ यू कम आउट एज अ मुस्लिम, जैसे अक्सर ये बात हम देखते हैं ख़ासकर वो लोग जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, क्योंकि हमारी तो दुनिया में उनके लिए भी जगह बहुत कम है, ख़ासकर ऐसे लोग किसी भी तरह के माइनॉरिटी हों कि वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताते, पूरी ज़िंदगी एक झूठ लेकर जीते हैं। तो उनके लिए भी जब कम आउट कहा जाता है, तो मुझे पता नहीं कि शायद अगर मज़हब बदलेंगे तो कम आउट कहा जाएगा या नहीं, लेकिन कोई खौफ मन में नहीं था कि ख़ासकर मैं इसलिए कह रही हूँ कि 19 साल से आप एक मुसलमान हैं, 19 साल मान लेते हैं कम से कम, अगर नहीं भी मान रहे हैं 25 साल भी, तो 19 साल में 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, जिसमें हमने देखा है, जिसको मैं कह रही हूँ कि एक तरह का एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, एक तरह का पुनर्जागरण जिसे कहा जाए, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हिंदू होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप एक बहुत ही बेहतरीन मेन स्ट्रीम का आप हिस्सा हैं, और फ़ायदे ना भी हों तो नुकसान बहुत कम हैं, जिसमें आप मुसलमान होने के बहुत नुकसान आपको हो सकते थे, आपके नौकरी पे फ़र्क पड़ सकता था, आपके काम पत्रकारिता पे असर पड़ सकता था, और साथ साथ मैं दर्शकों से ये भी वादा करना चाहती हूँ कि आपके काम पर भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आधा रीज़न ये था कि आपका ये रिसेंट डिक्लेरेशन, और दूसरा ये था आपके काम पे भी मैं बात करना चाहती थी। कोई खौफ आपके मन में नहीं था 11 साल में? कभी आपने इससे पहले सोचा कि मैं वापस मैं आना चाहता हूँ, आम लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि असली आदित्य कौन है? नहीं, खौफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अगर ये जो पिछले 11 साल के हालात ना हुए होते तो शायद मैं और लो प्रोफाइल रखता चीज़ों को, ताकि एक एक एक, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी जा सके जिसमें इस किस्म के टेंशन हो। बट चूंकि ये 11 साल से ये हालात पैदा हुए, मैं आउट ऑफ गिल्ट की मेरा जो प्रिविलेज है अपने नाम का, उसको ओवरकम करने के लिए मैं ज़्यादा पब्लिकली पोजीशंस मैंने लिए हैं। काम का भी पूरा तवज्जो इसी तरफ रखा है कि जो भी एक ये मेजॉरिटेरियन असॉल्ट चल रहा है उसके हम खिलाफ ही खड़े रहें, कि ये भी नहीं कि हम ब्रेक ले लें किसी चीज़ इस पूरे काम से, कि ये ना हो कि मुझे जिस मज़हब ने और जिन लोगों ने इतनी इज्जत दी है और जिस मज़हब में मैं आया हूँ, कहीं वो ना लगे कि ये आदमी कम पड़ गया अपने काम में या अपने इस लड़ाई में जो ये मेजॉरिटेरियन फोर्सेस हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ये एक था कि गिल्ट था मेरा अपने प्रिविलेज को लेकर, जिस वजह से तमाम कदम उठाए हैं। पब्लिकली मैंने कई मरतबा अपने रिलीजियोसिटी के बारे में भी कहा है। वायर में भी एक स्टोरी आई थी जिसमें मेरा जिक्र था। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी मैंने लिखा था कि मैं आई विल डाई ए मुस्लिम इवन दो आई वाज नॉट बोर्न वन। तो कई मरतबा मैंने कहा है, हल्के तौर पे आपने उस बात को हल्के तौर पे कहा, नाम मैंने नहीं चेंज किया, नाम नहीं आपने चेंज किया था। लेकिन हम उस सवाल पे वापस लौटते हैं कि आपको रिएक्शंस किस तरह का मिला? आपको रिएक्शंस हिंदूज की तरफ से कैसा मिला, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसा मिला, आम मुसलमानों की तरफ से कैसा मिला, और जो कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, क्योंकि एक तबका मुसलमानों में भी ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि आपको कबूल कर रहा है, ऐसे लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा मेरा तो तजुर्बा नहीं है, बल्कि जितने ज़्यादा जो रिलीजियस मुस्लिम्स हैं वो तो काफ़ी देर बिन मोर देन वेलकमिंग। ख़ास तौर पे जो खुद दीनी दावत का काम करते हैं वो तो ज़ाहिर है दे अप्रिशिएटेड दिस स्टेप अ लॉट। तो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेबिलिटी विद इन कम्युनिटी मुझे आज तक कभी, बल्कि मुझे तो लगता है अपने अमाल और मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी गई है जिसका मैं हक़दार नहीं हूँ। जो रिएक्शन दूसरी तरफ से आया हिंदुत्ववादियों की तरफ से, जो स्केल ऑफ हेट, मुझे थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक। मुझे लगा नहीं था कि, मुझे पता था कि उनके जो ट्रोल आर्मी है वो तो पीछे लगेगी, पर उनके जो ऑर्गेनाइज्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है वो बारी बारी मेरे पीछे पड़ेंगे। मिस्टर सिन्हा हो गए, फिर दिलीप मंडल साहब जो अब सरकार में एडवाइज़र हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है एक आदमी के पर्सनल रिलीजियस लाइफ पे कमेंट करने की। उन्होंने एक ही नहीं 3-4 बार कमेंट किया, नीच तक कहा मुझे, जो उनकी जहनियत दर्शाता है।
फिर स्वाति चतुर्वेदी जो लिबरल इकोसिस्टम में एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी कहा कि ये आदमी इतने साल से इस आइडेंटिटी के अंडर काम कर रहा है, तो इसको पहले ही बता देना, अपना नाम बदल लेना चाहिए था, आइडेंटिटी साफ कर देनी चाहिए थी। तो अलग अलग ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स का अटैक मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट इट वाज दैट बिग ए डील फॉर दीज पीपल। पर जो स्केल ऑफ अटैक काफ़ी ज़्यादा था, थ्रेट्स भी काफ़ी आए ऑनलाइन, और हेट तो खैर बहुत ज़्यादा था। मुझे समझ में आया कि मेरे ख्याल है दुश्मन से ज़्यादा लोग गद्दार से नफ़रत करते हैं, तो इनकी नज़र में शायद मैं गद्दार हूँ। तो जो हेट की वजह है वो ये है, और इनके जो एक बेसिक प्रेमाइस है कि इस्लाम यहाँ पर सिर्फ तलवार की धार पर फैला है हिंदुस्तान में, या फिर अभी लव जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्जन के ज़रिए फैल रहा है, ये इनकी जहनीत है। तो एक हिंदू फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड, उसका कन्वर्ट होना उस पूरे प्रेमाइस को ब्रेक करता है, तो शायद इनके गुस्से के पीछे ये वजह थी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने जल्द में ये कन्वर्जन किया है, कब ये आपकी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानने में दिलचस्पी रखते होंगे। मैं यूएस और यूके में बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बड़ी उम्र में, यानी एक अडल्टहुड के बाद, जब वो एक वयस्क हो गए थे, उसके बाद पढ़कर समझकर कोई भी मज़हब अपनाया, वो इस्लाम हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इस ज़िंदगी के इस पहलू को आगे रखा है। मेरी तो याददाश्त में आप शायद पिछले बहुत सारे सालों में भारतीय एक पत्रकार या भारतीय एक इंसान के तौर पर आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इस जर्नी को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ जो सामने आया है। पहले आप हमें इस जर्नी के बारे में बताइए, फिर मैं ये ट्वीट का जो पूरा रिएक्शन हुआ वो शायद दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जी, तो जर्नी मेरा ख्याल है बचपन में शुरू हुई, लगभग 13-14, ये हर यंगस्टर की उम्र में एक बड़े कश्मकश के साल होते हैं, तमाम चेंजेस आसपास होते हैं, चीज़ें देखने मिलती हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन होता है कई बार बच्चों को उस उम्र में। और उसी कन्फ्यूजन के दौरान मैं इस्लाम के बारे में पढ़ने लगा, और थोड़ा सा फैसिनेशन मेरा डेवलप हुआ। मुझे नहीं लगता मेरी बहुत ज़्यादा उस उम्र में समझ थी। कितनी उम्र होगी? लगभग 12-13 की उम्र में। एक स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर चिल्ड्रन, वो मुझे याद है 10-11 की उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया था मेरे लिए ख़रीदें, और टू देयर क्रेडिट उन्होंने मना नहीं किया मुझे, जबकि दोनों प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उन्होंने वो उनकी एक प्रोग्रेसिव सोच दिखाता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बच्चे को है क्यूरोसिटी, उसे पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। तो 10-11 की उम्र में वो किताब ज़रूर मैंने फोर्स करके ली थी और पढ़ना शुरू किया था। शायद उससे कहीं मेरे जहन में एक सीड रह गया होगा जो टीनेज की उम्र में एक ज़्यादा और डीपर फैसिनेशन के तौर पर आया। तो शहादा पर से मैंने 15 की उम्र में लिया था, लेकिन मैं उसको कायदे से अपना कन्वर्जन नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी कोई समझ थी नहीं। मेरा ख्याल है वो एक टेंशन्स का एक नतीजा था जो मेरे अंदर चल रहे थे। जो प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, नमाज़ें अदा करना, रोज़े रखना, कुरान पढ़कर समझने की कोशिश करना, वो तकरीबन 20 की उम्र में मैंने शुरू किया, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो वो जर्नी मेरे ख्याल है वहाँ से एक कांस्टेंट ग्रोथ रही है 20 की उम्र से लेकर अब तक। 20 की उम्र से लेकर अब तक, यानी आप बता रहे हैं आप 45 साल के हैं? मैं 39 का। 39 के हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो 19 साल आपको? जी, 19 साल बाकायदा आपको हो चुके हैं। मुझे ये भी बताइए कि 15 साल के जब आप थे, किस सन की बात है ये 2006-07 के आसपास, यानी कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही थी? जी जी, उनकी सरकार थी। तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त, यानी कि जब आपने ये फैसला किया और अपने परिवार को बताया, उनका क्या रिएक्शन था, और ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ आपकी कन्वर्जन का या आपका शहादा लेने का, जब आपने पहला कलमा पढ़ा? प्रोसेस वो तो ऑनलाइन ही मुझे ये जानकारी मिली थी कि
शहादा में क्या बोलना पड़ता है और क्या क्या किस चीज़ को मानना पड़ता है, और ये भी कहा था कि आपको किसी के प्रेजेंस में शहादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो मैंने ले लिया था। लेकिन जब मैं ऑनलाइन से ही नमाज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे सीखने में, कैसे इसे सीखा जाए। तो एक फ़िल्म आई थी गुलाम मुस्तफ़ा नाना पाटेकर साहब की, तो वो मैंने देखा कि वो आखिरी सीन में वो 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे नफल, जिस फैमिली के साथ वो जुड़े हुए थे उनकी सलामती के लिए। तो वो जब भी फिल्म आती थी मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता था, अच्छा इन्होंने अब ये बोला, फिर और वो इंटरनेट का दौर उतना उस तरह से इंटरनेट का नहीं दौर था नहीं, तो उस वक्त उस किस्म के जैसे वीडियो के जरिए आजकल लोग समझ जाते वो नहीं था। तो जब भी वो फिल्म आती थी मैं थोड़ा थोड़ा, तो 1 रकात शायद 3 बार जी सिनेमा में आई तब मैंने सीखी, फिर 1 और रकात 3 और बार आई तब सीखी, तो उस तरह से था। लेकिन जाहिर है जब पेरेंट्स को बात पता चली मेरे टीनेज ईयर्स में, वो फिक्रमंद थे और वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, क्योंकि कोई भी टीनेजर, ठीक है आप पेरेंट्स ने कभी देख लिया कोई सिगरेट पी रहा है चोरी छिपे या शराब पी रहा है, ये सारी चीज़ें हर टीनेजर करता है, कोई टीनेजर चोरी छिपे नमाज पढ़ रहा है या कोशिश कर रहा है जो भी नमाज के एक्शन छिपके पढ़ते थे आप? जी छिपके पढ़ता ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, या आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे कि दो बोथ? आई थिंक मैं ये भी, मुझे पता नहीं था कि क्या यही राह में मुझे रहना है हमेशा, तो और ये भी था कि अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें तकलीफ होगी, तो जाहिर है जब पता चला तो फिक्रमंद हुए और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो मुश्किल साल थे, 9/11 भी हुआ ही था 2 साल 1-1.5 साल पहले उस सब के, तो उनका फिक्रमंद होना बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल है। आप कह रहे हैं कि हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री लगाई गई है बताने के लिए कि इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है और एक ऐसा रिलीजन है जिसमें शांति की कोई जगह नहीं है, और जैसे आपने कहा कि तलवार के दम पर फैला है ये मज़हब, और इस नैरेटिव को एक व्यक्ति आता है, और आप एक आम आदमी होते शायद जिसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती, आप किसी गली मोहल्ले में रह रहे होते हो, कन्वर्ट हो जाते, शायद कोई परवाह नहीं करता, लेकिन आप एक इज़्ज़तदार जाने माने बड़े पत्रकार हैं और आपका एक इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए भी आपके ऊपर हमला हुआ कि आपका सिर्फ होना, ये आपका ये अलग तरह से बाहर आना, इस पूरे हज़ारों करोड़ की जो इंडस्ट्री है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, उसको अटैक कर रहा है? जी, उन्हें मेरे ख्याल सेम तो लग रही है ना इनके पूरे इस प्रेमाइस को कि इस्लाम इसी तरह से फैलाया जा रहा है, और इस्लाम के यहाँ पे रहने की पनपने की और जो इस्लाम के यहाँ पे फैलने की यही वजह है। तो जाहिर है बिकॉज इट वाज क्वेश्चनिंग दैट प्रेमाइस, और आपको गद्दार कहा गया। जी जी जी। और दूसरी तरफ से क्या ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने शक किया आपके ऊपर कि आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, या आप कभी नहीं बन सकते अच्छे मुस्लिम, या ऐसे कोई शक की कोई तस्वीर उभर कर सामने आई? क्योंकि दिलीप मंडल के कुछ ट्वीट्स में देख रही थी, उसमें भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ये लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। बेशक इनके ये प्रेमाइस थी कि तुम्हें तो यानी नमाज में भी साथ शामिल नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। मैंने बड़ी से बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की है, बस्तियों में जाके नमाज अदा की है, कहीं पे किसी ने कुछ नहीं कहा है आज तक। आप सफ़ में जाके खड़े हो जाएं और नमाज अदा कर लें किसी भी इमाम के पीछे, तो इसमें कभी कोई मसला रहा ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि आप एक कन्वर्ट हैं? बिल्कुल, बेशक कभी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं? मैंने शिया जमात में नमाज अदा की है, सुन्नी जमात में की है, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सवाल यहाँ से ये भी आता है कि आपने सुन्नी धर्म अपनाया या शिया धर्म अपनाया? मैं दोनों तरह से नमाज पढ़ सकता अच्छा। हूँ, मुझे शिया तरीक़ा भी आता है, सुन्नी तरीक़ा भी आता है। जब आप एक, जैसे मैंने कई बार कहता हूँ, जबकि एक हिंदू माइथोलॉजी की यहाँ पे मिसाल लेनी चाहिए कि एकलव्य की तरह मैंने इस्लाम सीखा है, देख देख कर सीखा है। तो जब आप देख देख कर सीखते हैं तो आप हर तरीके का सीख सकते हैं। तो मैं शिया मस्जिदों में जाके शिया तरीक़ा सीख लिया, फिर बाद में पता लगा कि अलग क्या कहा जाता है, और सुन्नी मस्जिदों में वहाँ का तरीक़ा सीखा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि आपकी पत्नी मुस्लिम है? जी। एक थ्योरी ये भी है कि आपने उनके प्यार में मजहब अपना लिया, ऐसा है क्या? ये भी एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन है ना लोगों के लिए, क्योंकि लोग कभी ख़ास तौर पे हिंदुत्ववादी है तो कभी मानना ही नहीं चाहेंगे कि कोई अपने कन्विक्शन से कन्वर्ट हो सकता है इस्लाम में। मेरी जो अब जिनसे मेरी शादी हुई है, इनसे मेरी मुलाकात 32-31 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा। और 32 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई।
तो कोई पूरे पूरे 10-11 साल का डिफरेंस है मेरे प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम और इनसे शादी में, तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। ये मेरा सवाल भी था आपसे कि क्या आपको ये खौफ नहीं आया कि एक बार जब आप इस इंडस्ट्री को, पहली बात तो आप इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं और आज के दौर में 4 गुंडे भगवा आपके घर पहुंच जाएं, आपके दफ्तर पहुंच जाएं, आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश करें, ये कोई कंसिडरेशन था आपके दिमाग में या इस तरह का अभी कोई ख़तरा आप महसूस करते हैं? मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई फिजिकल हार्म या फिजिकल अटैक का हादसा इस वजह से नहीं हुआ। एक नॉर्मल जर्नलिस्टिक काम में जो होता है वो हुआ है, पर बिकॉज ऑफ बीइंग ए कन्वर्ट आई हैव नॉट बीन फिजिकली अटैक्ड। अब मैं आपके काम पे आ जाती हूँ। तो हर रोज़ जब आप एक चॉइस लेते हैं कि आपको कहानियाँ कौन सी कहनी है, कौन सी खबर कवर करनी है, तो इसमें ये आपकी पहचान कहाँ पर फिगर होती है? एक तो बात ये, और दूसरे कि क्या आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आपको उनको आपकी इस पहचान के बारे में मालूम है? अब तो ये जाहिर है, जब शुरुआती साल मेरे जर्नलिज्म के थे तो मैंने इस बात को ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। मैं क्योंकि इस वक्त इस तरीके का दौर भी नहीं था। मुझे लगा इस बात को नॉर्मल भी रखा जा सकता है। बहुत ही छोटे इंसिडेंट्स में लोगों को पता चलता था। जब रमज़ान आते थे और रोज़े रखते थे तो नहीं मैं खा रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ। तो एक मैं बीजेपी कवर किया करता था इंडिया टुडे ग्रुप के लिए, काफ़ी साल मैंने कवर किया। और रमज़ान का वक्त था और बीजेपी मुख्यालय में किसी चीज़ की मिठाइयाँ बट रही थी और वो ज़बरदस्ती दे रहे थे मुझे खाने के लिए। उन्हें ज़ाहिर है उन्हें नहीं पता था कि आप भी लीजिए, तो मैंने ले ली। और चुपके से मेरा एक साइड में एक कलीग था जो जानते थे मेरी हकीकत। उसने कहा कि तुम ले लो, मुझे दे देना तुम साइड में। तो उसने चुपके से मेरे हाथ से ले ली। तो ही प्रोटेक्टेड मी, ही वाज अ हिंदू एंड ही हेल्प्ड मी आउट इन दैट सिचुएशन। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं पत्रकार बनने का सपना देखा कि मैं सिर्फ हर रोज़ ये बता रही होंगी कि देखिए आज बहुसंख्यकवादी राजनीति ने ये तब्दीली लाई है, आज इतने लोगों को लिंच किया गया है, आज यहाँ सांप्रदायिक दंगा हो गया है, आज यहाँ इस तरह की राजनीति हो रही है। मैं तो सोचती थी कि मैं जेंडर पे स्टोरीज़ करूँगी, मैं यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन की बात करूँगी। तो आप जब कवर करते हैं इन इश्यूज़ को और जब बाहर जाते हैं आप, तो किस तरह का एक द्वंद्व आपके सामने होता है जब आप कम्युनल इश्यूज़ को कवर करते हैं? ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है मेरे लिए, नहीं, जितने भी मुस्लिम पत्रकार कम्युनल इश्यूज़ कवर करते हैं सबों के लिए है कि वी आर डॉक्यूमेंटिंग आवर ओन ऑपरेशन, कि अपने ख़िलाफ़ हुए जुल्म यानी जिसमें हम खुद ही विक्टिम हैं एक तरह से, उसको कवर करने का भी ज़िम्मा हमारे ऊपर आ रहा है। और इसका काफ़ी गहरा असर मुझ पर ही नहीं सारे मुस्लिम पत्रकारों पे पड़ता है। हमारे करीबी दोस्त अखलाद खां, वो उनको स्ट्रेस की वजह से ही हैड ए हार्ट अटैक और इंतकाल कर गए। तो इट वाज बिकॉज ऑफ कवरिंग हेट क्राइम एंड ऑफ फॉर जो गलत लोगों को मुकदमों में कैद करके रखा हुआ है उस वजह से। तो तमाम मुस्लिम पत्रकारों के साथ ये एक डिलेमा है। पर लेकिन दिक्कत ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या इवन नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया में कई जो नॉन मुस्लिम सहाफ़ी हैं वो इस ज़िम्मेदारी को उस तरह से नहीं निभा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, मैं उनसे कोई रंजिश नहीं है मेरी। तो ये पूरे ज़िम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम सहाफ़ियों पर आ रही है। तो जो सहाफ़ी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो जेंडर, हेल्थ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह कवर करना चाह रहे हैं, वो सब मजबूर हो रहे हैं इसी मेजॉरिटेरियन वायलेंस को कवर करने में। जी हाँ, अब आपसे आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, उसमें ये कि अब आप आने वाली अपनी जो ज़िंदगी है इसको इस डिक्लेरेशन के बाद, इस पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो क्या तब्दीली अभी तक कुछ आई है आपकी खुद की अपनी सोच में? बिकॉज नाउ यू आर अ पब्लिक मुस्लिम, यू आर नॉट अ प्राइवेट मुस्लिम। तो या तो ये आपकी खुद की जो सेल्फ इमेज है उसमें कोई तब्दीली आई है, और किस तरह से अब आप आने वाले कुछ महीने, साल गुजारने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैं बहुत मुतमईन हो गया हूँ ये डिक्लेरेशन के बाद। मुझे लगता है अब ठीक है, जिसने जो करना है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लैरिटी आ गई ज़िंदगी में कि अब जो है यही हकीकत है अपनी। कोई अब प्रिटेंस भी नहीं है कि अभी हमें मेन स्ट्रीम में कहीं तरक्की करनी है जर्नलिज्म में। वो अब पता है कि अब
कल को कहीं पे भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, लोग यही कहेंगे कि अच्छा ये तो वही है मुस्लिम कन्वर्ट पत्रकार, तो अब इसको लें ना लें जो भी है ठीक है, अब हो गई, ये हकीकत है अपनी। इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, आपने खुद क्या महसूस किया है कि न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ चैनल्स में और अखबारों में जो मुस्लिम पत्रकार हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है? होता है, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर की तरह भी देख सकते थे जब आपने ये बहुत ज़्यादा इस बात को रिवील नहीं किया था कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। एक न्यूज़ रूम में मैं काम कर रहा था पहले, और इत्तेफाक से वो कोई कोइंसिडेंस था, यानी कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। हम 3-4 मुस्लिम पत्रकार आसपास ही बैठते थे, जिनमें से एक जो है वो उनकी लंबी दाढ़ी थी, तो एक एंकर हैं जो प्रो गवर्नमेंट मानसिकता रखती हैं, वो कई बार आके हमारे ही क्यूबिकल के आसपास आके ज़ोर से चीखा करती थी कि अगर लोग प्राउड मुस्लिम हो सकते तो हम प्राउड हिंदू क्यों नहीं हो सकते, जैसे कि वो हमारे कंजम्पशन के लिए वो बोल रही हैं। तो इस किस्म की होती हैं बातें, इस किस्म की बुलिंग करने की लोग कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ आदित्य, जो अभी मेन स्ट्रीम जो जिसको तथाकथित कहा जाता है, उनमें अभी भी बहुत सारे दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जो मुस्लिम पहचानों के साथ न्यूज़ रूम्स में बैठे हुए हैं, कभी ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं, कभी अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, कभी अपनी पहचान को छिपा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप उनके बारे में, जब वो रोज़ अपनी ही, मैं अंत भी ना कहूँ, बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन अपने ऊपर जो जुल्म की कहानियाँ लिख रहे हैं और जो उनकी आने वाली नस्लें हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसे मुल्क में जहाँ उनके बाप दादा परदादा सब दफन हैं, उसी ज़मीनों में, उसी मिट्टी में आप ये देखिए कि इस तरह की नफ़रत जब उनके लिए देखी जाती है, उनसे कहा जाता है गो टू पाकिस्तान। मतलब एक दिन में कम से कम 100-200 500 बार मुझसे कहा जाता है गो टू पाकिस्तान। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, ये आप मैं कहूँगी एक गहरा सा ज़ख्म लेकर फिर रोज़ उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती हूँ। तो ये तो खैर मेरी कहानी है, लेकिन इस तरह से बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके बारे में सोचते हैं आप? कभी उनसे बात होती है? एक मुस्लिम पत्रकारों का एक हमने नेटवर्क वैसे इनफॉर्मली हमने बनाने की कोशिश की है, ख़ास तौर पे जो अखलाद खां के साथ हुआ उसके बाद, कि एक कम से कम एक सपोर्ट सिस्टम पैदा हो जाए, कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई फ्रीलांस मुस्लिम पत्रकार, और आजकल काफ़ी सारे मुस्लिम पत्रकार फ्रीलांस स्पेस में काम करते हैं, उन्हें पुलिस अगर डिटेन कर ले तो उनके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम होगा। एक बीच में जहांगीरपुरी में वाक़या हुआ था जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट मुस्लिम पत्रकार और हमारे न्यूज़ रूम के कुछ पत्रकार सबों को डिटेन करके पुलिस ले गई थी। तो हमारे पत्रकार को तो पुलिस छोड़ने को तैयार थी, लेकिन जो फ्रीलांस पत्रकार थे उनको लेने कोई नहीं आया, तो उन्हें छोड़ा नहीं। तो मैं और कैरवान के एक सीनियर एडिटर हम बैठे रहे जब तक उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो इस तरह से हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं बाकी ख़ास तौर पर जो यंगर मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं उन्हें। उससे भी ज़्यादा मुझे अगर किसी की फ़िक्र होती है वो जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि तमाम जो यंग मुस्लिम बच्चे हैं वो देखते हैं कि किस तरह से मीडिया में मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैलाई जाती है, नफ़रत फैलाई जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। कई स्टेट्स पे मैंने वर्कशॉप्स किए हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, और वो कहते हैं कि हम जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, लेकिन हम काम कहाँ करें, कि वेयर आर द न्यूज़ रूम्स फॉर दीज यंग जर्नलिस्ट्स। और दो चीज़ें हैं, पहली बात तो भारत में अब पत्रकारिता नहीं हो रही है, दूसरे अगर पत्रकारिता कहीं छोटी मोटी बची भी है तो क्या वो मुस्लिम पत्रकारों के लिए उसको जगह मिलेगी, ये भी बात है। अब आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि अब ये जो बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म की जो ये आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इसको आने वाले कुछ सालों में कैसे आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं? अभी सिर्फ मुस्लिम पत्रकार ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसके अलावा तमाम जो सेक्युलर सोच के गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज़ हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं? वो सोच रहे हैं अभी कि 11 साल तो हमने काट दिए किसी भी तरह से, अब आगे का वक्त कैसे गुजरेगा? ये एक दौर है मेरे हिसाब से, और ठीक है गवर्नमेंट चेंज होगी नहीं होगी मैं तो इस बारे में नहीं जानता, वो पॉलिटिकल एनालिसिस के स्फीयर में आ जाएगा।
लेकिन मेरा ख्याल है ये सवाल सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें सोचना है। जब 9/11 के बाद जब एक दौर था जहाँ पे कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बहुत सारे मुस्लिम पूरी दुनिया में रेडिकलाइज हो जाएं, और जिन्होंने शायद वो अटैक की उनका यही मकसद था, तब दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, अल अज़हर इन इजिप्ट, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स ने टेररिज्म को पूरी तरह से डिनाउंस किया और कहा कि इस्लाम की राह ये नहीं है जो ये बताई जा रही है। तो क्या अभी मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में कोई ऐसा वॉइस है जो इस रेडिकलिज्म के खिलाफ बोल सके? प्रोग्रेसिव वॉइसेस तमाम हैं, मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ, वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, लेकिन क्या हिंदुइज्म का हवाला देते हुए कि ये हिंदुइज्म नहीं है जो हिंदुत्व के नाम पर फैलाया जा रहा है, क्या कोई भी एक ऐसा शख्स, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी को? वो मुझे नहीं नजर आता। एक्सेप्टेंस ही नहीं है पहले नहीं पहले है। बीमारी का ये पता ही नहीं है, तभी तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा। बेशक तो ये प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक मेजॉरिटेरियन वन वे ट्रैफिक चल रहा है इसमें कोई भी रोकथाम होने वाली है। तो ऐसे में बस हमें यही देखना है जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस हैं कि किस तरह से हम अलायंसेस बनाकर इस प्रोसेस को जितना हो सके रेजिस्ट कर सके। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि तकरीबन 10 साल से मेरी एक कोशिश रही है कि मुस्लिम्स और सिखों में इत्तेहाद कायम हो। उसके पीछे एक पर्सनल वजह भी है। जब मेरा एक वो कश्मकश का दौर चल रहा था 15 से 20 साल की उम्र तक, तो मैंने इस्लाम और सिखिज़म दोनों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इस्लाम मेरे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल था और मैं जर्नी टुक मी ओवर देयर जो भी था, लेकिन सिख मज़हब के प्रति और सिखों के प्रति एक क्लोज अटैचमेंट मुझे हुई। उस वजह से मैं काफ़ी हद तक समझने की एक काबिलियत आई मुझ में इस कम्युनिटी के जो घाव हैं, जो वुंड्स हैं इनके। तो ये इत्तेहाद को लेकर 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ अब सबसे पहले हमने देखा कि अकाल तख्त ने जब कश्मीरी लोगों पर हमले हो रहे थे पुलवामा अटैक के बाद, अकाल तख्त ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीरी लड़कियों की हिफाजत करना हर सिख का फ़र्ज़ है। जब सीए प्रोटेस्ट आए तो सिखों ने जत्था भेजा यहाँ पे, फार्मर्स का भी आया और सिख ऑर्गेनाइजेशंस का भी आया। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट आए तो मेवात के मुसलमान और अपने शाहीन बाग के मुसलमान वो सब वहाँ पर जाके शामिल हो गए, लॉजिस्टिक्स में मदद की उन्होंने। जब अभी पंजाब में फ्लड्स आए तो यानी दिल खोल कर मुंब्रा से लेकर दिल्ली तक, मेवात से लेकर बंगाल तक मुसलमानों ने इतना रिलीफ मटेरियल भेजा कि सिख्स देमसेल्व्स वर ओवरवेल्म्ड की इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आके यहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो ये इत्तेहाद बनाया जा सकता है क्योंकि उस कम्युनिटी का भी लिव्ड एक्सपीरियंस वही है जो मुसलमानों का है। 84 का जो कत्लेआम हुआ, उससे पहले नेल्ली का कत्लेआम हुआ, जो 92 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहीं पे पंजाब पे फेक एनकाउंटर्स का एक बहुत ही बुरा दौर वहाँ चल रहा था। उसके 3 साल बाद जसवंत सिंह खालड़ा साहब को गायब कर दिया गया। तो एक्सपीरियंसेस दोनों कम्युनिटी के मिलते जुलते हैं, तो ये अलायंसेस बनाई जा सकती हैं और एक कॉमन शेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे ये अलायंसेस बनाई जा सकती हैं और शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन भी हो जाएगा वो साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। माय बेस्ट विशेस टू यू। उम्मीद ये करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत एडमिरेशन है कि आपने इस दौर में खासकर, जबकि ये जो मुस्लिम तबका है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत हिम्मत का काम है, बहुत जिगर का काम है कि आपने वो ट्वीट किया। आप चाहते तो प्राइवेटली रख सकते थे। बहुत एक तरह का आइडियलिज्म भी था, आपने ये सब कुछ जो किया और आपकी इस हिम्मत ने बहुत सारे लोगों को भी हिम्मत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।